नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में फिर से, जिसमें रिसर्च कहें या स्टैटिस्टिक्स कहें, हम इसमें मुख्य रूप से आज रिसर्च के टूल के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि रिसर्च के टूल के बारे में मुख्य तौर पर इससे पिछले दिन आप देखेंगे, इससे पिछला वीडियो जो है हमारा, वो रिसर्च के टूल जितने भी हैं, शोध के उपकरण जितने हैं, उसको विस्तार पूर्वक हमने बताया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखिए। बाकी अगर हम देखेंगे तो सारे प्लेलिस्ट में सारे के सारे जितने भी यूजीसी नेट से संबंधित हो, सीटेट से संबंधित हो या अन्य परीक्षाओं से संबंधित हो, सारे के प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। तो आपने अगर नहीं सर्च किया है तो आप प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए, आपको सारे बाकायदे वहां पर सारे कुछ मिलेंगे। तो शोध के उपकरण के बारे में मुख्य रूप से मैंने बता दिया है। आज हम जो शोध के जो उपकरण हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम शोध के टूल्स अर्थात उपकरण का निर्माण करते हैं या उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो उपकरण में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन सी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है एक शोधकर्ता के लिए। क्योंकि जब हम एज अ शोधकर्ता, एज अ रिसर्चर, जब हम शोध करने जाते हैं और शोध से संबंधित हम उपकरणों का भी चयन कर लेते हैं, और उपकरण के चयन के पश्चात भी अगर एक शोधकर्ता के रूप में अगर मुझे पता नहीं है कि वो विश्वसनीय है अथवा नहीं, वो शोध का उपकरण जो हमने लिया है वो सही ढंग का से प्रयोग उस रिसर्च के लिए, उस शोध के लिए वो सही ढंग से प्रयोग हो रहा है या नहीं, या होगा या नहीं, इस बारे में संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें शोध के उपकरण की विशेषताओं का जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है एज अ रिसर्चर, या ऐसा कहेंगे कि एज जब हम किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उपकरण के साथ संबंधित विशेषताओं को पूछा जाता है, तो इसलिए भी हमें जानना जरूरी होता है। तो हम सीधे चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर कि शोध उपकरण की विशेषताएं जो हैं, फीचर्स ऑफ रिसर्च टूल्स, उसमें सबसे पहला अगर कुछ आता है तो आपका सबसे आता है कि उपकरण की विश्वसनीयता। क्या आता है? उपकरण की विश्वसनीयता, अर्थात जो विश्वसनीयता है, उपकरण की विश्वसनीयता है अथवा नहीं, अर्थात जिस शोध के लिए हम जिस उपकरण को का हमने सिलेक्शन किया है, वो उपकरण जिस शोध के लिए हम प्रयुक्त कर रहे हैं उसका वो विश्वसनीय है अथवा नहीं, वो टूल्स विश्वसनीय है अथवा नहीं, इसके बारे में जानकारी हमें रहनी ही चाहिए। तो इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले अगर हम एक शब्दों में कहें कि उपकरण की विशेषताएं या विश्वसनीयता हम किस प्रकार से जानेंगे, तो उसकी स्थिरता का जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जो टूल्स का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें वस्तुस्थिति अर्थात वो स्थिर रूप से है अथवा नहीं। अब कहेंगे कि स्थिर है कि नहीं, मतलब क्या वो डोल कर रहा है, क्या मतलब डोल रहा है क्या, इससे मतलब नहीं है। मतलब स्थिरता का ये मतलब ये है कि जिस रिसर्च के लिए या जिस टॉपिक के लिए या जिस समस्या के लिए हम उस उपकरण का प्रयोग करने जा रहे हैं, वो वास्तविक में वो जो उपकरण है वो कैसा है, तो स्थिर है कि नहीं। मतलब ये है कि एक जो टेस्ट है, एक टेस्ट मान लीजिए कि उस उपकरण में एक क्या है, तो छात्र है। अब एक छात्र है, उस उपकरण के द्वारा हम टेस्ट लेते हैं। तो अब उपकरण के द्वारा हम जब टेस्ट लेते हैं, एक वातावरण में लेते हैं और अलग अलग जगहों पर लेते हैं या अलग अलग वातावरणों में लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही वातावरण में एक ही जो छात्र हैं उसका अलग अलग समय पर जब हम टेस्ट लेते हैं, तो वो छात्र का जो मान लीजिए कि अगर वो 100 नंबर का क्वेश्चन हमने दिया है, तो एक ही टेस्ट है, ध्यान दीजिए, एक ही छात्र है और उसको अलग अलग अंतराल पर अगर हमने टेस्ट लिया है, और उस 100 क्वेश्चन में से अगर उसने क्या किया है, तो 80 बनाया है। पहली बार 80 बनाया है, और फिर दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार, पांचवें बार, सातवें बार अगर वो क्रमशः
इसी के आसपास अर्थात 80 के ही आसपास रहता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि कभी 83 हो गया, कभी 81 हो गया, कभी फिर से 80 हो गया, कभी 77 हो गया। अर्थात इसी के दायरे में अगर रहता है तो हम कहेंगे कि इसमें इस उपकरण की विश्वसनीयता है। अगर नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि एक बार 80 आ गया, फिर दूसरे बार 60 आ गया, तीसरे बार 30 आ गया, फिर चौथे बार 100 आ गया, अगर ऐसी इस प्रकार से फ्लक्चुएशन है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमने शोध का उपकरण लिया है वो विश्वसनीय नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि मैक्सिमम जो एक स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं उसमें क्या दिया जाता है, तो बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं इसी के कारण से, क्योंकि वो स्टैंडर्ड होता है। तो इसी के कारण ये स्थिरता है कि नहीं, ये पहली जो है वो विशेषताएं होती हैं। दूसरी विशेषताएं हैं प्रमापीकरण। प्रमापीकरण, इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। तो प्रमापीकरण क्या है, तो प्रमापीकरण या मानकीकरण हम इसको कह सकते हैं। तो प्रमापीकरण या मानकीकरण क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, तो ये मुख्य तौर पर कोई भी जब हम शोध का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, तो मानकीकृत होनी चाहिए, वो प्रमापीकृत होनी चाहिए। अर्थात प्रमापीकृत से मतलब ये है कि उसकी सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए, वो विश्वसनीय भी रहे, वो उसका जिसका हम टेस्ट लेने जा रहे हैं वो पहले से उसमें सारी दिशा निर्देश फिक्स रहे, वो किस प्रकार से उसका मूल्यांकन की विधि हो, चाहे मूल्यांकन का तरीका हो, चाहे वो निष्कर्ष लेने का तरीका हो, हर एक चीज़ उसमें बहुत पहले से क्या होना चाहिए, तो फिक्स होने चाहिए, ताकि चाहे वो निर्देश से संबंधित हो, हर एक चीज़ टाइमिंग से संबंधित हो, तो हर एक चीज़ पहले से उसमें फिक्स हो जाता है। इसके कारण से उसमें स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक बार किसी ने अगर बनाया, टेस्ट बनाया, तो उसको अलग अलग लोगों को दिया जाता है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि यूजीसी नेट की परीक्षाएं होती हैं, सभी को पता है। अब ये यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं होती हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये सारा कुछ, वो जो परीक्षाएं होती हैं उसका जो टोटल पेपर होते हैं, उसके प्रश्न पत्र होते हैं, वो क्या एक ही आदमी बनाते हैं? जी नहीं बनाते हैं। इससे आपको ये क्या होता है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब क्या होता है कि यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत सारे लोगों को प्रश्न पत्र दे दिया गया कि आप भैया आप प्रश्न पत्र बनाइए, बहुत सारे जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उसको, तो आप बनाइए। मान लीजिए कि 50 लोगों को दे दिया गया प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए। अब प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए 50 लोगों को दे दिया गया, उसमें और सारे 50 लोग क्या करेंगे, तो उसके फिक्स टाइमिंग होते हैं, उसमें वो क्या करेंगे, सेलेक्ट अपना प्रश्न पत्र बना करके और यूजीसी नेट को कार्यालय को सौंप देंगे। अब जब सौंप देंगे तो क्या होगा कि उसको छाप देगा सीधा, क्या नहीं छापेगा। तो उसमें से ये यूजीसी नेट का जो चेयरमैन या उसकी जो बहुत सारे कमेटी होते हैं उसमें ये देखेगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पत्र किनका है, तो उसमें से पहले सेलेक्ट करेगा, उसमें से सेलेक्ट करेगा। मान लीजिए कि इनका ये सेलेक्ट हुआ। अब ये सिलेक्ट हुआ, उसके बाद फिर से ये क्या करेगा कि इस प्रश्न पत्र को विभिन्न लोगों तक भेजेगा, विभिन्न लोगों तक भेजेगा। अब क्या करेगा कि ये जो, क्योंकि पहले से वो क्या किया है, एक प्रकार से छान लिया है, बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन एक का सिलेक्शन हुआ। अब एक का जो सिलेक्शन हुआ तो उसको भी क्या करेगा, तो इसको भी बहुत सारे अलग अलग विषय विशेषज्ञ के पास ये भेजा जाएगा। अब ये जब भेजा जाएगा तो क्या होगा, तो वहां पर सारे विषय विशेषज्ञ क्या करेंगे, तो उसमें उसको कहेगा क्या कि इस प्रश्न पत्र में आप क्या करिए, तो आप देखिए कि इसमें कितना सही और कितना गलत है। अगर आपको जो भी गलत लगता है उसको भी चिन्हित कर दीजिए, और अगर आपको ऐड करना हो तो वो भी आप ऐड कर दीजिए। अब मान लीजिए कि फिर से 50 लोगों तक ये भेजा गया और 50 लोगों का अलग अलग व्यू आया, कुछ ने काटा, कुछ ने जोड़ा, तो सारा कुछ फिर से इसके पास, यूजीसी नेट के पास आ गया। फिर क्या हुआ कि सबने जो काटा, सबने जो जोड़ा, उसका निचोड़ क्या आता है,
उसका जो निचोड़ आता है वो एक, अब ये स्टैंडर्ड हो गया। अब ये जो इसका टोटल का जो निचोड़ आ गया प्रश्न पत्र, उसको क्या करेगा, यूजीसी नेट सेलेक्ट करेगा और जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उसके सामने पेश किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं एक स्टैंडर्ड प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए, तो ये आपको समझना चाहिए। तो प्रमाणीकरण से संबंधित आप जान गए होंगे कि ये प्रमाणीकृत किया कैसे जाता है और कैसा होता है। तो ये हो जाता है, ये दूसरी प्रक्रिया है या ये दूसरी विशेषता है। अब ये तीसरा होता है वैधता। वैधता, वैधता जिसको कि हम वैलिडिटी कहते हैं। अब ये वैधता क्या होती है, तो वैधता हम उसको कहते हैं कि जिस प्रश्न पत्र के लिए या जिस अनुसंधान की विशेषताओं के लिए, जिस समस्या के लिए हम प्रश्न पत्र बनाते हैं और उस प्रश्न पत्र का वो अगर सही सही समाधान करता है या सही सही व्याख्या करता है, तो हम वो कह सकते हैं कि, अर्थात हमारा कहने का ये मतलब है, आप सही तरीके से समझिए कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई भी परीक्षा लेनी है, यूजीसी नेट की परीक्षा लेनी है, और यूजीसी नेट की परीक्षा लेनी है, विषय से संबंधित भी लेनी है, उसके एप्टीट्यूड से संबंधित भी लेनी है, मतलब हर एक पक्षों को उसमें हमें जानना आवश्यक हो जाता है। अब जब यूजीसी नेट वही करता है कि हर एक पक्षों को टटोलता है और कि आप सारे पक्षों में फिट बैठते हैं अथवा नहीं। अब अगर वो जो यूजीसी नेट की परीक्षा है या प्रश्न पत्र है, अगर वो सारे पैमाने में वो फिट बैठता है, तो उसको उस परीक्षा के लिए, अर्थात यूजीसी नेट परीक्षा के लिए वैध माना जाएगा। अगर वो विषय से संबंधित, एप्टीट्यूड से संबंधित या विभिन्न चीज़ों से संबंधित वो जिस परीक्षा को लिया जा रहा है उसके लिए अगर वो फिट नहीं बैठता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो प्रश्न पत्र है वो वैध नहीं है। तो वैध समझ गए। अब वैध के बाद क्या होता है, तो वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता ये चौथा है। वस्तुनिष्ठता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता क्या होती है, तो ऐसे प्रश्नों को हम वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं जिसमें कि क्या हो, तो चाहे मूल्यांकन का तरीका हो, चाहे उसमें पक्षपात की समस्या हो या अन्य पक्षों की बात हो, वो जो है वो खड़ा उतरे। कहने का मतलब ये है कि अगर वो एक नंबर का प्रश्न है तो वो सबके लिए वो एक ही नंबर का प्रश्न हो, एक ही नंबर का प्रश्न हो, दूसरे नंबर का प्रश्न नहीं हो। अब मान लीजिए कि चाहे जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर अगर एक नंबर का प्रश्न है तो यहाँ भी अगर इसका प्रयोग किया जाए तो वहाँ भी वो एक ही नंबर का रहे, तीसरे जगह भी एक ही नंबर का रहे। जैसे ऑब्जेक्टिव में होता है कि जो भी स्टैंडर्ड उसका बना दिया जाता है कि ये 1 नंबर का है या 1.5 नंबर का है या 2 नंबर का है, तो वो उसी नंबर का रहेगा। ये क्या है, वस्तुनिष्ठता का लक्षण है। फिर उसमें मूल्यांकन का तरीका। मूल्यांकन का तरीका ये है कि अगर वो बहुवैकल्पिक है, तो बहुवैकल्पिक है तो उसमें अगर मान लीजिए कि 5 है उसका क्या, तो उत्तर अगर 5 दिया हुआ है तो उस 5 में एक ही उत्तर सही होगा, एक ही उत्तर सही होगा, और उस उत्तर को अगर दिया है किसी अभ्यर्थी ने तो उसको सही दिया जाएगा, सही अंक दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में गलत अंक दिए जाएंगे। तो अगर बहुत सारे परीक्षक भी क्यों ना हो, लेकिन उसी को वो सही ठहराएंगे, दूसरे को सही नहीं ठहरा सकते। तो इसमें क्या है, तो वस्तुनिष्ठता है। इसमें क्या है, तो पक्षपात कभी होगा क्या, नहीं होगा। और जैसे कहा कि वो पक्षपात से रहित हो, तो डेफिनेटली वो पक्षपात से रहित हो जाएगा। अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तो निश्चित रूप से पक्षपात से रहित हो जाएंगे। फिर 5वां है उद्देश्य को पूर्ण करने वाला। क्या है, तो उद्देश्य को
पूर्ण करने वाला। अब ये उद्देश्य को पूर्ण करने वाला का मतलब क्या होता है कि जिस उद्देश्य से संबंधित वो प्रश्न पत्र बनाए गए हैं वो उस उद्देश्य का पालन करता हो, वो उस उद्देश्य में फिट बैठता हो, वो उस उद्देश्य को सही प्रकार से क्या करता है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति करता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी टेस्ट को हमने बनाया और जिस उद्देश्य से हमने उस टेस्ट को बनाया, अगर वही उद्देश्य वो पालन नहीं कर रहा है या उस उद्देश्य की पूर्ति अगर वो टेस्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो टेस्ट है वो उद्देश्य का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये टेस्ट किसी भी काम का नहीं है। फिर है विभेदकता। विभेदकता का मतलब है विभेदकता। विभेदकता इसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब विभेदकता क्या होती है कि अब मान लीजिए कि जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया है उस उद्देश्य का पालन करें। फिर मान लीजिए कि ये विभेदकता का मतलब ये है कि अब जिस उद्देश्य के लिए कर रहा है, अब वो विभिन्न परिस्थितियों में भी अगर वो चीज़ आ जाए तो वो उसमें क्या करे, तो उसी का चयन करे, ना कि दूसरे का चयन करे। अब मान लीजिए कि विभेदकता का मतलब है अगर बुद्धि लब्धि के लिए अगर ये प्रश्न पत्र बनाया गया है, तो बुद्धि लब्धि के लिए अगर प्रश्न पत्र बनाया गया है तो प्रतिभाशाली हो या मंद बुद्धि हो या सामान्य हो, इस सारे चीज़ों में वो क्या करता हो, तो अंतर करता हो। ऐसा नहीं कि मतलब वो जो मंद बुद्धि है उसको भी मेधावी बता दिया, प्रतिभाशाली बता दिया, सामान्य बता दिया, कुछ भी बता दिया, तो अर्थात ऐसा नहीं हो। तो विभेदकता, उसमें विभेदकता का गुण हो, अर्थात जिस चीज़ के लिए वो प्रयोग किया जा रहा हो उसमें क्रम वाइज वो चीज़ बताए कि वो इतना आया तो वो प्रतिभाशाली है, इतना आया तो वो सामान्य है, इतना आया तो वो मंद बुद्धि है, इतना आया तो एकदम से निकृष्ट है या जड़ है। तो ये इनसे संबंधित ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि वो विभेदकता का भी क्या हो, तो उद्देश्य का पालन करता हो। फिर है व्यापकता। व्यापकता का मतलब है व्यापकता। अब व्यापकता हम किसको कहते हैं, तो मान लीजिए कि जिस भी अनुसंधान के लिए या जिस समस्या के लिए उस टेस्ट का प्रयोग किया गया है, उस अनुसंधान से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र का वो क्या करता हो, वो जो टेस्ट है वो पालन करता हो। अर्थात उस में अगर सारे कंडीशन अगर मौजूद हैं, जिस उद्देश्य के लिए हमने बनाया है, जिस अनुसंधान से संबंधित हमने बनाया है, उसकी सारी गहराइयों को का अगर वो क्या करता हो, तो अब उस टेस्ट में अगर वो सारी चीज़ों का पालन करता हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो क्या है, वो जो टेस्ट है वो व्यापक है। अर्थात उनमें सारे लक्षण वैसे हों जो कि उसमें चाहिए होता है, उसके सारे प्रश्नों को वो कवर करते हों, तो उसको हम व्यापक मानेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम व्यापक उसको नहीं मानेंगे। फिर आता है अनुप्रस्थ वैधता, अर्थात क्रॉस वैलिडेशन। अनुप्रस्थ वैधता। अनुप्रस्थ वैधता जिसको कि हम की क्रॉस वैलिडेशन के नाम से जानते हैं। क्रॉस वैलिडेशन या अनुप्रस्थ वैधता हम उसको कहते हैं कि मान लीजिए कि जिस शोध के लिए हम कोई भी प्रश्न पत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जो प्रश्न पत्र है वो बहुत सारे मतलब बहुत सारे शोधों में प्रयुक्त किए गए हों, मतलब जिस प्रकार का हमारा शोध है उससे उस शोध से संबंधित बहुत सारे शोधों में उसका प्रयोग किए गए हों, चाहे वो बहुत अच्छा हो अथवा बहुत अच्छा नहीं हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो क्या हो, तो बहुत सारे शोधों में प्रयुक्त किया गया हो, वो अनुप्रस्थ वैधता होता है। लेकिन अगर बहुत अच्छा हमने बनाया है, बहुत अच्छा अगर हमने बनाया है प्रश्न पत्र, लेकिन वो केवल हमने बनाया है और हमसे ही वो क्या है, शुरुआत अगर हो रही है, तो हम उसको अनुप्रस्थ वैधता नहीं मानेंगे। हालांकि इसमें द्वंद्वात्मक चीज़ें हैं कि कोई अनुप्रस्थ वैधता को सही मानता है, कोई अनुप्रस्थ वैधता को सही नहीं मानता है, क्योंकि बहुत सारे जो रिसर्चर होते हैं या बहुत सारे जो विशेषज्ञ होते हैं, उनका कहना है
कि चाहे वो पचासों शोधों में प्रयुक्त किया गया प्रश्न पत्र या कोई भी चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सही तरीके से उस अपने दायरे को में वो फिट नहीं बैठ पा रहा है तो हम उसको अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई भी किसी भी शोध में वो प्रयुक्त नहीं हुआ हो, पहली बार ही प्रयोग में आ रहा हो, लेकिन अगर वो उच्च स्तर का रिजल्ट हमें दे रहा है तो हम उसको डेफिनेटली बेहतर मानेंगे। तो इस पर ये अंतर्द्वंद्वात्मक सारी चीजें हैं। तो अनुप्रस्थ वैधता अर्थात क्रॉस वैलिडेशन, इसमें कई जगह माना जाता है अच्छा, कई जगह नहीं माना जाता है। ये थोड़ा सा द्वंद्वात्मक चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो विशेषताएं से संबंधित हैं चीजें, उन सारे पक्षों को आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।